हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंस। हम लोग जब बिज़नेस करते हैं तो हमें जाहिर सी बात है पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? तो हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, ठीक है। अगर हम लोग देखें एक कंपनी सबसे बड़ा बिजनेस का फॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन द बिजनेस, ठीक है। तो वो पैसा हम लोग कहाँ से अरेंज कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं उसके, कि आप बैंक से लोन ले लो, आप शेयर्स इशू कर लो, आप डिवेंचर्स इशू कर लो, है ना। ऐसे करके बहुत सारे अपन के पास सोर्सेज होते हैं। हम हर एक सोर्स जहाँ से बिजनेस पैसा अरेंज कर सकती है इन ऑर्डर टू कैरी ऑन ऑल इट्स बिजनेस ट्रांजेक्शंस, हम लोग अलग अलग सोर्सेज पढ़ने वाले हैं। पहला सोर्स हमारा है शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या होगा कि आप अपने बिजनेस में किसी को हिस्सेदारी दे रहे हो, ठीक है। शेयर का मतलब हिंदी में क्या होता है? हिस्सेदार बनाना किसी को, ठीक है। आपने उससे पैसा उधार नहीं लिया है, आपने उसको हिस्सेदार बनाया है, मतलब एक तरीके से शेयर दिया है आपने उसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स का, ठीक है। तो शेयर्स का बेसिक मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है प्रैक्टिकली? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 10,000 रुपीज़ शेयर्स के थ्रू आपको इशू करना है मार्केट से। आपने एक अमाउंट फिक्स कर लिया कि आप जो है 10,000 रुपये आपको चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए, और वो पैसा आप जनरल पब्लिक से लेना चाह रहे हो, ठीक है। जनरल पब्लिक को आप अपने कंपनी के शेयर्स बेचोगे। शेयर्स कुछ नहीं होता है, सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। पेपर, प्रिंटेड फॉर्म में पेपर रहता है। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, अभी तो वो भी नहीं होता, बट अगर हम लोग देखें तो शेयर कुछ नहीं होता, एक सर्टिफिकेट होता है, सिर्फ पेपर का टुकड़ा होता है। उसमें क्या लिखा रहता है कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, समझो मैंने 2 शेयर्स खरीदे, एक शेयर मेरा है 100 रुपये का, तो मैंने 200 रुपये उस कंपनी को दिए हैं। तो उस कंपनी का जितना भी कैपिटल है उसमें से 200 रुपये का जो पैसा है वो मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें, तो मैं उसकी उतने अमाउंट की मालिक हो गई, ठीक है। मेरे पास उस कंपनी का इतना शेयर है, ठीक है। तो अब जब भी कंपनी को कुछ बेनिफिट होगा तो वो मेरे साथ भी अपना बेनिफिट शेयर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी पैसा उस बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है। और जो पैसा हम लोग को मिलता है शेयर के ऊपर का, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सिमिलरली जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का तो आपको डिविडेंड मिलता है बदले में, ठीक है। आपने क्योंकि रिस्क लिया, आपने उस कंपनी को 200 रुपये दिए अपने, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ये 200 रुपये तो आपके बढ़ेंगे ही मार्केट में, लेकिन आपको जो इन 200 रुपये के ऊपर कंपनी की प्रॉफिट में से हिस्सेदारी मिलेगी उसको अपन लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हुई शेयर की डेफिनेशन और शेयर का मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर। तो हम लोग 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? वो वाले शेयर्स जो एक बड़ा अमाउंट हम लोग यहाँ से अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ से इशू करेगी और कम अमाउंट दूसरे वाले शेयर से इशू करेगी। रीज़न, इन शेयर्स के पास ऐसा क्या खास है? देखो, ये वाले जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये रियल ओनर्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है। इनको डिविडेंड देना ना देना कंपनी की मर्जी, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट में से आपको हिस्सा देना है कि नहीं देना है वो कम्प्लीटली आपकी इच्छा होती है, ठीक है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका शेयर सस्ते होते हैं थोड़े से, तो मार्केट में जो वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 10 रुपये का शेयर खरीदा है किसी कंपनी का, है ना, इक्विटी शेयर है वो, तो मार्केट में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस इंक्रीज होकर समझो हो गया आपका 20 रुपये हो गया, तो आपने इक्विटी शेयर होल्डर बन के मार्केट से ही डबल कर लिया अपना पैसा, ठीक है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है आपका, ठीक है। डिविडेंड मिलता है नहीं मिलता है वो कुछ फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो आपका मार्केट प्राइस जो इंक्रीज होता है आपका शेयर्स के ऊपर, वो आपका बेनिफिट होता है, ठीक है। और दूसरी बात, देखो, फिक्स नहीं होता कि डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा ये भी फिक्स नहीं होता, लेकिन जब मिलता है तब बहुत ज़्यादा मिलता है इनको, क्योंकि इनका कुछ फिक्स ही नहीं रहता। अब कंपनी को 1 करोड़ का फ़ायदा होगा तो वो 1 करोड़ के हिसाब से देगी, कंपनी को 10 करोड़ का फ़ायदा होगा तो वो 10 करोड़ के हिसाब से डिविडेंड देगी। तो ना डिविडेंड फिक्स है और ना अमाउंट फिक्स है, लेकिन जब मिलता है तब अच्छा डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो ये होता है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस नाम में ही है कि इनको हम लोग किसी से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। किससे ज़्यादा? इक्विटी से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इनको जो है डिविडेंड तो चलो कंपलसरी होता है, मतलब डिविडेंड जो है देना ही नहीं देना है वो एक ही बात है ना, लेकिन अगर डिविडेंड देंगे तो इक्विटी से पहले देंगे, ठीक है। और जब कंपनी बंद होगी, देखो ये एक खास बात है, शेयर्स का जो पैसा है ना, कंपनी को लौटाना नहीं है जब तक कंपनी बंद नहीं होती, मतलब कंपनी की मर्जी है, कुछ टाइम लिमिट नहीं होता इसमें आपके पास, है ना। लेकिन अगर बाय चांस कंपनी मान लो बंद हो रही है, ठीक है, जब कंपनी बंद होगी अपने सारे लोन्स चुकाने के बाद
जब शेयर्स पर बात आएगी तो सबसे पहले किसको देंगे अपन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाएंगे, उनको डिविडेंड देंगे और अंत में हम लोग देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो एक तरीके से इनको अपन लोग रेसिडुअल अर्निंग्स देते हैं कंपनी की। रेसिडुअल मतलब जो बाकी सबको देने के बाद बच जाता है पैसा, वो हम लोग देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। चलो ये हो गया अपन का मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता दिया, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स आप लोग इसमें से ही निकाल सकते हैं इजीली, बहुत आराम से आप लोग लिख लेंगे। कई बार एग्जाम में इसका डिफरेंस बिटवीन भी आता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है। कंपनी जो शेयर इशू करती है तो वो शेयर कैपिटल आपका 4 टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा होता है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। अब देखो हर कोई कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। जो कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, जिसने एक टारगेट अचीव कर लिया है प्रॉफिटेबिलिटी का, वही कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, वही कंपनी ट्राई कर सकती है शेयर्स इशू करने का, ठीक है। अब सेबी कौन है, सेबी इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी कंपनी में शेयर्स बिकते हैं या अपन लोग खरीदते हैं उन सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। कि कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कोई ओनर या इन्वेस्टर तो फ्रॉड नहीं है, कोई इन्वेस्टर जो है मार्केट में मैनिपुलेशंस तो नहीं लाना चाह रहा है। तो एक तरीके से पूरा जो अपन का शेयर कैपिटल का है, जो भी अपन की एक तरीके से मार्केट रहता है, जो पूरा शेयर मार्केट, उन सबको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। तो एक कंपनी को है ना सेबी के साथ पहले रजिस्टर होना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि वो लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में मैक्सिमम कितना पैसा शेयर्स के थ्रू इशू करेगा, और उसी पैसे को हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फिर से क्या होता है, हम लोग सेबी को ऐसा बोलते हैं, बताते हैं कि हम लोग अपने लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में मैक्सिमम इतना कैपिटल इशू करने का सोच रहे हैं। कुछ फैक्टर्स से भी आपकी चेक करेगी कि आप लोग की कंपनी वैसा पोटेंशियल रखती है कि नहीं रखती है, एसेट्स आप लोग कितने हैं, लाइबिलिटीज़ और कहाँ से आपने बोरोइंग करी हैं। तो इन सब के बेसिस पे आपका एक अमाउंट डिसाइड होता है कि आप अपनी कंपनी में लाइफ टाइम तक इतने शेयर्स ही या इतना अमाउंट ही शेयर्स के थ्रू आप इशू कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में से ही कुछ पार्ट आपका होता है इशूड कैपिटल का, ठीक है। अब समझो कंपनी को परमिशन मिल गई है 1 करोड़ रुपए इशू करने के लिए, ठीक है। अब कंपनी सारा पैसा साथ में तो इशू करेगी नहीं, धीरे धीरे हम लोग को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी ने फिलहाल जो है 10 लाख रुपए इशू करे हैं, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल। तो अगर हम लोग को सीधी भाषा में बोलना हो तो इशूड कैपिटल क्या होता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच द कंपनी wishes to introduce now या which the company wishes to issue now, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी आज शेयर्स के फॉर्म में इशू करना चाह रही है, ठीक है। तो ये तो अपन का हो गया इशूड और ऑथराइज्ड। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, आपकी एक नई कंपनी है, आपने 10 लाख रुपए इशू करने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि पब्लिक आप पे ट्रस्ट करके 10 लाख रुपए दे ही दे आपको, सब लोग मिलाकर। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको पूरे 10 लाख ही मार्केट से मिल जाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 10 लाख की डिमांड करी लेकिन आपको 8 लाख रुपए ही मिल पाए, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। चीज़ें एकदम सही जा रही होंगी। ऑथराइज कैपिटल जितने से आप रजिस्टर्ड हो 1 करोड़ रुपए, इशूड कैपिटल जितना आपने अभी इशू करा है 1 करोड़ का ही पार्ट होगा 10 लाख रुपए। सब्सक्राइब कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है, जो आपने अभी जो आपकी जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, मतलब पब्लिक ने आपके कितने शेयर्स खरीदे हैं, तो वो 8 लाख के खरीदे हैं। लास्ट होता है पेड अप। अब देखो कंपनी टू कंपनी ये चीज़ डिफर करती है कि वो पैसा पूरा लमसम में मंगवा रही है कि इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रही है। तो जो कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाती हैं, तो ऐसा भी तो कोई बंदा होगा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे, लेकिन उसके बाद की इंस्टॉलमेंट्स ना दे। तो ऐसे भी कुछ डिफॉल्टर्स आएंगे। तो इसके बाद का अपन का आता है पेड अप कैपिटल। देखिए अब नेक्स्ट पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है, वो वाला कैपिटल जो कंपनी पूरा रिसीव कर लेती है लोगों से, है ना। तो पेड अप कैपिटल मतलब क्या, समझो 8 लाख रुपए आप लेना चाह रहे हो, उस 8 लाख में से आपको जो है 7.5 लाख ही सक्सेसफुली मिल पाए, बाकी के 50,000 आपके लोग खा गए, ठीक है। उसको अपन कॉल्स एंड अरियर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
अब ये तो बात हुई शेयर्स की, तो एक तो ये जरिया है जहाँ से कंपनी कैपिटल अरेंज कर सकती है। दूसरा हम लोग चलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स पे। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, अब प्रॉफिट कंपनी हर साल कमाएगी, अब ज़रूरी थोड़ी कि प्रॉफिट सारा बांट ही दे, कंपनी कुछ सेविंग्स भी तो कर सकती है अगले साल इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्हीं सेविंग्स को अपन लोग रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी की एक तरीके से सेविंग्स होती है जो वो अगले साल फिर से फाइनेंस करवा सकती है, ठीक है। अब समझो मेरी कंपनी चल रही है, मैंने इस साल जो है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 10 लाख में से मैंने सारा सब लोगों को बांटने के बाद एक्सपेंसेस वगैरह करने के बाद 2 लाख रुपए सेव कर लिए अगले साल फिर से इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगले साल का मेरा कैपिटल बन गया ये, इसलिए इसको अपन लोग रिटर्न अर्निंग्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पर हम लोग चलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स भी एक टाइप का अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, नया टर्म देखो, आप ये बोरोइंग्स है, ठीक है, ये आपका डेट हो गया, इक्विटी नहीं हुआ, ठीक है। आपने ये क्या करा है, पब्लिक से आप लोन ले रहे हो एक तरीके से, ठीक है, पब्लिक से लोन ले रहे हो लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ कोलेटरल नहीं रख रहे हो, ठीक है। मैं अगर एक कंपनी हूँ, मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझे पैसा दो, मेरे को मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको इस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मैं पैसा लौटाऊँ, मैं उसके अगेंस्ट में कुछ गिरवी नहीं रख रही हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स में क्या करते हैं अपन लोग, कुछ एक चीज़ गिरवी रखते हैं ताकि अगर कंपनी पैसा न लौटा पाए तो जो जनरल पब्लिक है वो उसका एसेट बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ठीक है, और अनसिक्योर्ड बोरिंग्स होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट हाई मिलता है, और ये जो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं उनको ये अलाउड होता है पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हुआ पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है टर्म लोन्स। टर्म लोन्स मतलब क्या, आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, एक तरीके से बैंक लोन ही है, बैंक से भी ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक से भी ले सकते हो, तो ये आपके सारे जो है टर्म लोन्स हो गए। टर्म लोन मतलब 2 साल का लोन, 4 साल का लोन, 5 साल का लोन, तो एक तरीके से बिजनेस लोन जो आप बैंक से लेते हो तो इसमें आपके 2 टाइप्स भी आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स कौन से होंगे, जो 1 ईयर के अंदर अंदर आप पे कर दोगे बैंक को, और लॉन्ग टर्म लोन जो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए आपने बैंक से लोन लिए हैं, ठीक है, तो ये टर्म लोन्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो डिबेंचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर शेयर्स जैसा ही होता है, बस शेयर्स जो है ना वो अपन का ओनर्स फंड होता है, मतलब ये आपको ऐसा कुछ नहीं है कि अभी यहाँ 5 साल बाद 10 साल बाद वापस करना है, जब कंपनी बंद होगी, जब आपकी इच्छा हो आप तब वापस करो, अपना ही पैसा है, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स से ऐसा नहीं होता। डिबेंचर्स जो हैं वो कहते हैं कि आप हमें 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद कभी ना कभी पैसा वापस करोगे और ये पहले ही बताओगे, ठीक है। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक तरीके से अपन का डेट होता है, हम लोग बोरोइंग्स लेते हैं जनरल पब्लिक से, लेकिन वो टाइम पहले से ही फिक्स होता है कि कितने टाइम बाद हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करेंगे, ठीक है। तो डिबेंचर्स जो है वो 2 साल के भी हो सकते हैं, 3 साल के हो सकते हैं, 5 साल के हो सकते हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कितना डिबेंचर्स वो इशू करना चाह रही है, ठीक है। और डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट देना ही है, ना कि शेयर्स की तरह कि डिविडेंड देना है नहीं देना है आपकी मर्जी, ठीक है। तो कंपलसरी आपको इन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये हो गए अपन के डिबेंचर्स। इनके टाइप्स देखिए कितने हैं, ये अपन टाइप्स पढ़ने वाले डिबेंचर्स के। पहला टाइप है बियरर। बियरर मतलब क्या, आज मेरे पास अगर SBI कंपनी का डिबेंचर है, मैं आपको वो दे दूं तो आप उसके ओनर बन जाओगे, कुछ अपन को पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो उसका डिबेंचर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बियरर फॉर्म। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल। अब कुछ कंपनीज होती हैं जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती है। कन्वर्टेबल मतलब क्या कि 5 साल बाद आपका डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में भी अब 3 टाइप्स होते हैं। फुली कन्वर्टेबल मतलब सारे ही जो आपके डिबेंचर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पार्शियली कन्वर्टेबल मतलब आधे कन्वर्ट होंगे, आधे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल जो लाइफ टाइम डिबेंचर्स ही रहेंगे, जब आपका मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका कन्वर्टेबल। सिंपल डिबेंचर कौन से होते हैं, जिनके अगेंस्ट में आपको कोलेटरल रखा है, नॉर्मली इशू कर रहे हो आप, ठीक है, सिंपल में कुछ नहीं है। रजिस्टर्ड, अब देखो कुछ डिबेंचर लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अब मुकेश अंबानी है, ठीक है, अपने बिजनेस में उन्होंने पैसा कुछ दिया होगा, डिबेंचर्स लिए होंगे, तो वो रजिस्टर्ड हो गया, मतलब वो जो जितने भी अमाउंट के डिबेंचर्स, समझो 1 करोड़ के डिबेंचर्स किसके नाम के होंगे, मुकेश अंबानी के नाम के, तो रजिस्टर्ड मतलब जिसमें नाम लिखा रहता है कि किसके डिबेंचर्स हैं। सिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट में कोलेटरल रखा हो। अनसिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट में कुछ कोलेटरल नहीं रखा, ठीक है, अगर पैसे डूबते हैं तो कंपनी के पास कुछ गिरवी नहीं रखा है, मतलब लोगों ने कंपनी का कुछ भी गिरवी नहीं रखा इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर अमाउंट, ठीक है, सेफगार्ड देयर मनी। तो अनसिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट में आपने कुछ भी कोलेटरल नहीं रखा, अगर पब्लिक का पैसा डूबता है तो कंपनी ने कुछ भी साइड में नहीं रखा कि हम ये बेच के कंपनी को लोगों को पैसा देंगे, तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट रिडीमेबल।
रिडीमेबल मतलब जो एक पॉइंट के बाद जाके रिडीम हो जाएंगे, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। रिडीम होना मतलब पे बैक कर देंगे। अगर मैं कंपनी हूँ और आपने मेरे कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो मैं आपको 5 साल बाद या 3 साल बाद जो भी बॉन्ड में लिखा है वो मैं आपको वापस कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल मतलब जो रिडीम नहीं होंगे, है ना, लाइफ टाइम चलते रहेंगे, या तो चलते रहेंगे या तो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट आपका है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये भी अनसिक्योर्ड बोरोइंग होता है जो कि मोस्टली गवर्नमेंट इशू करती है। जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। बॉन्ड्स जो है लिमिटेड टाइम के लिए होता है, बड़े अमाउंट के लिए, 25,000 का एक बॉन्ड होगा, है ना, या 50,000 का एक बॉन्ड होगा। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत ही कम कंपनीज इशू करती हैं ये, ठीक है। तो इस टाइप का होता है आपका बॉन्ड्स, ठीक है। ये आपने क्या पढ़ा आज, सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगर आप एक कंपनी हो तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट से या लोगों से पैसा लेने के लिए, ओके। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।